हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के पास पेपर्स किए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट इट्स कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। मटेरियल आपके पास है, ड्राइव पे सारी चीज़ अपलोडेड हैं। उस ड्राइव में जो वर्कशीट अपलोडेड है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और उसके बाद जो क्वेरीज आएंगी उसको फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो पिछला चैप्टर था ना, पिछले चैप्टर का नाम था काइनेमैटिक्स। क्या नाम था? काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेमैटिक्स किस चीज की पढ़ाई थी, तो आप बोलेंगे सर काइनेमैटिक्स मोशन की पढ़ाई थी। हाँ, लेकिन उस चैप्टर में हमने मोशन तो पढ़ा था, मगर विदाउट इट्स कॉज। वी डिड काइनेमैटिक्स विच इज द स्टडी ऑफ मोशन, बट वी डिड नॉट डू इट्स कॉज। देखें, कॉज ऑफ मोशन क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं। कॉज का मतलब होता है वजह, मोशन की वजह। फर्ज करें मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मेरे पास मेरा टेबल पे फोन पड़ा है और मैं इस फोन को मूव करना चाहता हूं। तो फोन को मूव करने के लिए मैं इस फोन पर क्या लगाऊंगा? मैं इस फोन पर फोर्स लगाऊंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोशन की वजह क्या होती है, तो जाहिर है आप क्या बोलेंगे? मोशन की वजह फोर्स होती है। पिछले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, मगर हमने फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा था। वी डिड काइनेमैटिक्स विच इज द स्टडी ऑफ मोशन, बट विदाउट एनी रेफरेंस टू इट्स कॉज। इस बार पता है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक्स, जो कि दोबारा मोशन की पढ़ाई है। डायनामिक्स भी किसकी पढ़ाई है? डायनामिक्स भी मोशन की पढ़ाई है, मगर विद इट्स कॉज। यानी डायनामिक्स चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मोशन किस वजह से हो रही है। और हर बच्चा जानता है कि मोशन की कॉज कौन है। मोशन की कॉज होती है मेरे बच्चों फोर्स। तो लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स कॉज। यानी इस चैप्टर में आप मोशन भी पढ़ेंगे और मोशन की कॉज भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आ गया बेटा डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। अब चूंकि ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर फोर्स के बारे में है, मोशन एंड फोर्स के बारे में। तो देखें, सबसे पहली हेडिंग मैंने क्या डाली? सबसे पहली हेडिंग मैंने डाली हुई है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अच्छा सुने, फोर्स की एक डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, एक डेफिनेशन एक्स्ट्रा है जो नोट्स में नहीं लिखी हुई, मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं आप अपने नोटबुक्स निकाल के बैठे ताकि मैं आपको एक और डेफिनेशन लिखवाऊं। फोर्स की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आपको पता है ये फोर्स की एग्जाम डेफिनेशन है। एग्जाम डेफिनेशन। यानी अगर एग्जाम में सवाल आ गया डिफाइन फोर्स, तो आप पता है क्या लिख कर आएंगे? आप लिख कर आएंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप ये नीचे वाली बात नहीं लिखेंगे जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है। सर, अगर फोर्स की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो आप अपने नोट्स में वही लिखवाते। आपने अपने नोट्स में ये वाली डेफिनेशन क्यों लिखवाई? मेरे बच्चों, एक्चुअली मोमेंटम का जो इंट्रोडक्शन है वो इस चैप्टर के अंदर आगे जाके दूंगा मैं तुम्हें। तो अभी इसीलिए मैंने मोमेंटम को सिर्फ बता दिया कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, बस। अभी ये तुमने रट्टा मार लेना। क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, मोमेंटम है क्या, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आगे जाके लेटर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर से सुनो, अगर पेपर में फोर्स की डेफिनेशन आ गई, डिफाइन फोर्स, क्या लिखोगे? तुम लिखोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, मगर अभी समझने के लिए, फॉर नाउ, यू आर गोइंग टू डू द डेफिनेशन विच आई हैव रिटन हियर। क्या लिखा है मैंने? मैंने लिखा है एन एजेंट व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। पहले तो मैं तुम्हें एक बड़े मजे की चीज बताता हूं, तुम्हें समझ आने वाली है। तुम्हें पता है मोशन की ना दो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मोशन। तुम्हें पता है मोशन की कितनी स्टेट्स होती हैं? मोशन की दो स्टेट्स होती हैं। एक होती है रेस्ट और एक होती है मूविंग। तो फिर से बताओ, मोशन की कितनी स्टेट्स होती हैं? मोशन की दो स्टेट्स होती हैं, ईदर योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी एट रेस्ट और इट इज गोइंग टू बी मूविंग। सो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ मोशन। फोर्स लगाकर तुम पता है क्या कर सकते हो? तुम फोर्स लगाकर एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो। एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इट कैन मूव। और तुम फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट जो कि पहले से मूव कर रहा था, तुम उसको रेस्ट पर ला सकते हो।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उसकी स्टेट चेंज कर सकते हो? हाँ, फोर्स लगाकर तुम ऑब्जेक्ट की क्या चेंज कर सकते हो? स्टेट। स्टेट चेंज करने का मतलब है तुम उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हो और मोशन से रेस्ट पे ला सकते हो। बात समझ आ गई? तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एजेंट है। एजेंट क्या होता है भाई? एजेंट किसी ऐसी चीज को कहते हैं या किसी ऐसे बंदे को कहते हैं जो हमारे लिए हमारा काम करे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर ये तुम्हें मैं कहूं कि भाई तुम अपने एरिया में एक नया घर खरीदो। अब तुम्हें कैसे पता कौन सा घर बिक रहा है कौन सा घर नहीं बिक रहा? तुम घर घर जाके दरवाजा खटखटा के पूछोगे थोड़ी कि भाई बेच रहे हैं, बाजी बेच रही है। तुम जाओगे अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के प्रॉपर्टी एजेंट के पास, एस्टेट एजेंट के पास। एजेंट तुम्हारे बजट के हिसाब से, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें घर ढूंढ के देगा। तो एजेंट कौन होता है? जो आपके लिए आपका काम करे। अगर तुम्हें किसी ऐसे मुल्क घूमने जाना है जहां पहले तुम नहीं गए थे, तुम्हें नहीं पता कौन से होटल में रहना है, तुम्हें नहीं पता कौन सा रेस्टोरेंट में हलाल फूड मिलता है, तुम्हें नहीं पता कहाँ शॉपिंग करनी है, कहाँ क्या होता है, तो तुम अपना ट्रैवल प्लान बनवाने के लिए ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे। ट्रैवल एजेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी रिजर्वेशंस करके रखेगा, बुकिंग्स करके रखेगा, सारी टिकट्स वगैरह अरेंज करके रखेगा। तो एजेंट इज समवन हु डज अ वर्क, हु डज अ जॉब फॉर यू। एजेंट आपके लिए काम करता है। बात समझ आ रही है? तो फोर्स को भी मैंने क्या नाम दिया है? फोर्स को मैंने एजेंट कहा है। भाई ये मोबाइल पड़ा हुआ है मेरे टेबल पे, मुझे इस मोबाइल को मूव करना है। तो मूव करने के लिए मेरी मदद कौन करेगा? कौन मेरा काम आएगा? फोर्स। मैं फोर्स से बोलूंगा, मैं फोर्स से कहूंगा, मैं फोर्स का सहारा लूंगा इस ऑब्जेक्ट को क्या करवाने के लिए? मूव करवाने के लिए। तो फोर्स मेरे बच्चों क्या है? तुम बोलोगे सर फोर्स एक एजेंट है जिसको अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए, फोर्स को अगर एक ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए तो फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट मतलब वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है, मोशन से रेस्ट में आ जाता है। और देखो मैंने बड़े ख्याल से यहां लिखा है चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। सर चेंजेस सही था, ये टेंड्स टू चेंज क्यों लिखा? भाई मैं तुमसे कहता हूं बेटा दीवार को धक्का दो, दीवार को धक्का देके पीछे कर दो। ये जो मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, क्या मैं इसको धक्का देकर, इस पर फोर्स लगाकर, क्या मैं इसको पीछे कर सकता हूं? इसकी स्टेट चेंज कर सकता हूं? दीवार रेस्ट पर है, मोशन में आ गई, वाह वाह वाह। अबे नहीं हो सकता, है ना? तो आप फोर्स लगाकर स्टेट चेंज कर सकते हैं या स्टेट चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन अगर मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है तो एक जरा थम्स अप दे दो। गुड। और फोर्स की डेफिनेशन तुम्हारे लिए न्यू बिल्कुल भी नहीं है, तुमने ओ लेवल में भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी। आओ फोर्स के बारे में बेसिक बातें बता दूं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चा बच्चा जानता है इस बात का मतलब क्या है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यह है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। और फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। और तुम्हें भी पता है न्यूटन का बेस यूनिट क्या होता है? न्यूटन का बेस यूनिट होता है kg/m²। असल जो चीज मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा देखो, अगेन ये भी तुमने ओ लेवल में पढ़ा है, बेसिक्स इसके पढ़े। तुम्हें पता है कि इनको हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, लेकिन असल में ये लॉज ऑफ फोर्सेस है। नाम इनका क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लेकिन ये डील किससे करते हैं? क्या ये लॉज वाकई मोशन से डील करते हैं? क्या ये लॉज वाकई मोशन के बारे में? नहीं, मोशन से ज्यादा ये लॉज फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, है ना? लॉज ऑफ मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फोर्स लगाने से भी तो मोशन ही होती है ना यार। लेकिन दरअसल जो क्रक्स है वो क्या है? जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये न्यूटन के जो लॉज हैं ये असल में लॉज ऑफ फोर्सेस हैं। न्यूटन के मुताबिक तीन तरह की फोर्सेस होती हैं: बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं? तीन तरह की: बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, एक्शन रिएक्शन। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? देखिए नोट्स में वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता भी हूं ना। बैलेंस फोर्सेस क्या होती है? देखो तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टेशनरी ब्लॉक है। मैं काम करता हूं, बना बनाया दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, दोबारा बना के दिखाता हूं। ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। आपने यहां से इस पर फोर्स लगाई 100 न्यूटन की, और यहां से भी इस पर फोर्स लगाई 100 न्यूटन की। मैं आपसे पूछूंगा बताइए ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर जाएगा या राइट पे जाएगा? तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। वेयर विल दिस ऑब्जेक्ट गो? आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाली फोर्स जो लेफ्ट पर लग रही है और ये वाली फोर्स जो राइट से लग रही है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है? बैलेंस किया हुआ है। और बैलेंस बोलो या कैंसल बोल दो, बात एक ही है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कितना है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा ना तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये तुमने वो लेवल में पढ़ा है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इट विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी। अगर ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर ही रहेगा। ओ, तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक रुके हुए ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस लगेंगी वो रुका रहेगा?
वो स्टेट चेंज नहीं करेगा। हाँ यही कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है। इनका रिजल्टेंट कितना है? जीरो। एक और मजे की बात बताता हूं, चेक करें आप। ये देखें, इसको फर्ज करें तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तुमने यहां से लगा दी 100 न्यूटन, यहां से लगा दी 100 न्यूटन। सोच समझ कर जवाब दो, इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी? तुम बोलोगे सर बहुत आसान सवाल है, 100 को कैंसिल कर देगा, ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की रफ्तार ना बढ़ेगी ना कम होगी, बल्कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट की रफ्तार चेंज नहीं होगी, इट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस फोर्सेस से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा? हाँ। तो सर ये तो बन गया, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, है ना? तो बैलेंस फोर्सेस का यही तो मतलब है, बैलेंस फोर्सेस से स्टेट चेंज नहीं होती। अब मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें लॉ का पहले स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं, तुम सिर्फ इतना काम कर दो मेरे लिए कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना इस लॉ का, एक बार ये अच्छे से पढ़ लो। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप एक बार इस लॉ के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। लिखा, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेन बैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। बहुत सीधी सी बात की हुई है भाई, बिल्कुल इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता अगर आपने बैलेंस फोर्सेस लगाई हुई है, दैट्स इट। रुका हुआ है रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा। तो एक बात बताओ, ये बात समझ आ गई? एक थम्स अप दे दो अगर ये लॉ समझ आ गया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी चीज और पढ़ानी है तुम्हें, जरा नेक्स्ट पेज पर आओ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, मैं चाहता हूं एक बार ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लो जिसको मैंने अभी अभी बक्से में बंद किया है। लिखा हुआ है, सो अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। असल में बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्शिया भी तो यही है। इनर्शिया है रेजिस्टेंस टू द चेंज इन मोशन, रेजिस्टेंस टू द चेंज इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहता, रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहता। इनर्शिया क्या कहता है पता है? इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट शुड रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट शुड रिमेन इन मोशन। ये इनर्शिया कहता है। और फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है। फर्स्ट लॉ कह रहा है एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहेगी, मूव कर रही है मूव करती रहेगी। तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है क्योंकि इनर्शिया भी जो बात कह रहा है फर्स्ट लॉ भी वही बात कह रहा है। बात समझ आ गई? तो ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, कितना आसान था। जरा लगे हाथ न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ लो। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में, अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में। ठीक है, लिखा हुआ बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स व्हेन अनबैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। यार तुम मुझे सब छोड़ो, एक बात बताओ, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे वैसे तो पिक्चर बनी हुई है, बट लेट मी ड्रॉ फॉर यू वन मोर टाइम। एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर है। तुम एक काम करो, तुम एक तरफ से लगा दो 100 न्यूटन और एक तरफ से लगा दो 60 न्यूटन। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये मूव करेगा या नहीं करेगा। बच्चा बोलेगा सर ऑफ कोर्स करेगा, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। और तुम्हें पता है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, या रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? प्लस करके निकालोगे या माइनस करके? सर कम ऑन, हमने वेक्टर्स पढ़े। जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट माइनस करके निकलता है। तो 100 - 60 रिजल्टेंट फोर्स आ गई 40। तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स तो है। और रिजल्टेंट आएगा टू द राइट, क्योंकि 100 ज्यादा और 60 कम। और अगर रिजल्टेंट राइट साइड पर है तो एक्सेलरेशन भी राइट साइड पर ही होगी। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सेलरेट? यस। इन व्हाट डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। भाई रिजल्टेंट फोर्स टू द राइट है ना, तो एक्सेलरेशन भी कहां होगी? टू द राइट होगी। सिंपल। क्या कहते हैं आप? तो भाई इसका मतलब सर, अगर अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगी तो क्या हम ये रट्टा मार लें? अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब एक्सेलरेशन। हाँ ये रट्टा मार लें। wherever there are unbalanced forces acceleration होगी, वरना पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि unbalanced forces produce a resultant force and resultant force is responsible for acceleration। बात समझ आ रही है?
एक बार लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। लॉ का स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही बात कर रहा है जो मैंने आपको बताई है। अ बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। सीधी सादी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन शुरू कर देता है। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब तुम लोगों ने मेरा एक काम करना है, तुम लोगों ने जल्दी से ये जो बराबर में एक्सप्लेनेशन लिखी है ये एक बार पढ़नी है। जल्दी से ये एक्सप्लेनेशन रीड करो, यू हैव 1 मिनट। तुम लोगों ने एक बात पढ़ी, acceleration is directly proportional to resultant force and inversely proportional to mass। तुम्हें पता है मैथ्स में जिन चीजों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है उनको न्यूमरेटर में लिखा जाता है, और जिन चीजों के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है उन्हें डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। और एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जितनी ज्यादा होगी, रिजल्टेंट फोर्स वो एक्सेलरेट उतना ज्यादा करेगा। और एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो एक्सेलरेट उतना कम करेगा। आप एक भारी गाड़ी को धक्का दें और एक हल्की गाड़ी को धक्का दें, सेम सेम फोर्स से धक्का दें, हल्की गाड़ी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, भारी गाड़ी कम एक्सेलरेट करेगी। क्योंकि जिसका मास कम होता है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है, और जिसका मास ज्यादा होता है उसकी एक्सेलरेशन कम होती है। तो फॉर्मूला बन गया ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब एक काम करो, मास को भेज दो यहां पे, फॉर्मूला बन जाएगा एफ इक्वल्स एम ए। बहुत मशहूर फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला में मैं बच्चों से पूछता हूं ए क्या है? बच्चे बोलते हैं सर ए इज एक्सेलरेशन। वेरी गुड। मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा एम क्या है? बच्चे कहते हैं सर एम इज मास। वेरी गुड। मैं बच्चों से पूछता हूं एफ क्या है? अक्सर बच्चे गलती से बोल देते हैं सर एफ इज फोर्स। एफ वो फोर्स मत बोलो बच्चों, एफ रिजल्टेंट फोर्स है यहां पर। इन दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ यहां पर रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स। तो एक काम करो, मैं तुम लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या तुम लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ समझ आया या नहीं आया? बस इतना बता दो, थम्स अप दे दो। ऑल राइट, इसके बाद एक काम करते हैं, जरा थर्ड लॉ पे आ जाएं। क्या लिखा हुआ है थर्ड लॉ में? ये भी आपको बचपन से आता है, ये भी बहुत इजी है। न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। लिखा हुआ है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इस लॉ का मतलब तो बहुत ही आसान है कि भाई अगर आपने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, जैसे मेरे सामने ये कांच की दीवार है, अगर मैं इस दीवार पर फोर्स लगाऊंगा, ये दीवार भी मुझ पर उतनी ही फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसे आप कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। बस इसमें और ज्यादा कुछ है ही नहीं। मैं काम करता हूँ, एक्शन रिएक्शन लॉ को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए ना, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है कि जो न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ है ना, बच्चों को लगता है कि अरे बड़ा आसान होगा, लेकिन मैंने अक्सर नोट किया कि बच्चे इस के सवालात में गलतियां करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ यार, बड़ी सिंपल सी बात है। एक्शन रिएक्शन लॉ का मतलब है एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरा ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तुम मुझे जरा ऑप्शन नंबर ए देख के बताओ। ऑप्शन नंबर ए में ये दो फोर्सेस हैं, लेकिन सर ये तो दोनों फोर्सेस गाड़ी पे लग रही हैं। बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द कार। जबकि एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि एक फोर्स अगर एक्शन है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पर रिएक्शन करेगा। एक्शन रिएक्शन लॉ में दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहां तो दोनों फोर्सेस कार पर लग रही हैं, तो सर ये तो बैलेंस फोर्सेस हो गई। या अगर ऑप्शन नंबर सी देखो, वेट बॉक्स पे एक्ट कर रहा है और सपोर्ट फोर्स भी बॉक्स पे एक्ट कर रही है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन नहीं है।
यहां देखो, वेट एरोप्लेन पे एक्ट कर रहा है और लिफ्ट ये भी एरोप्लेन पे एक्ट कर रहा है, ये भी एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये है असल आंसर। अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, जवाब में मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ये है एक्शन रिएक्शन फोर्स। अच्छा, वेट एक सवाल है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसका मैं तुम्हें आंसर दे देता हूं। वेट इज अ फोर्स बाय अर्थ ऑन बॉक्स एंड सपोर्ट फोर्स इज बाय सरफेस ऑन बॉक्स। तुमने नोट किया, वेट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉक्स एंड सपोर्ट फोर्स इज बाय द सरफेस ऑन द बॉक्स। दोनों फोर्सेस एक्ट तो बॉक्स पे कर रही है ना। वेट कौन सी फोर्स है? वेट इज अ फोर्स जिससे अर्थ बॉक्स को नीचे खींच रहा है, और सपोर्ट फोर्स वो फोर्स है जिससे सरफेस बॉक्स को ऊपर धक्का दे रही है। तो पता ये चला जनाब कि यहां तो दोनों फोर्सेस बॉक्स पे एक्ट कर रही हैं। तो भाई साहब, ये कहां से हो गया? फर्स्ट थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया ये, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम बॉक्स पे एक्ट कर रही हैं। फॉर दिस टू बी द थर्ड लॉ, फोर्सेस एक्शन रिएक्शन होनी चाहिए थी। व्हाट डू यू से? चल सीन्स, एक काम करो, एक काम करो, एक बहुत जबरदस्त सवाल आ रहा है, गर्मा गर्म सवाल है आपके लिए। सवाल नंबर 8 करो, मजा आ जाएगा, मजे का सवाल है। देखो, तुम लोगों ने सवाल तो पढ़ लिया है, ये मुझे पता है। अब यहां पर कह रहे हैं इफ वेट ऑफ द बॉक्स इज द एक्शन फोर्स। वेट एक्शन है तो बताओ रिएक्शन क्या होगा? अरे मेरे बच्चों, सिर्फ इतना बता दो, वेट कौन लगा रहा है? वेट कौन लगा रहा है? वेट लगा रहा है अर्थ, बाय अर्थ ऑन बुक। वेट कौन लगा रहा है? अर्थ ऑन बुक, अर्थ ऑन बुक। तो रिएक्शन कहां होगा? बाय बुक ऑन अर्थ। कैसा दिया? बाय बुक ऑन अर्थ। वेट एक्शन है, बाय अर्थ ऑन बुक, तो रिएक्शन क्या होगा? बाय बुक ऑन अर्थ, है ना, या ऑन द अर्थ फ्रॉम द बुक। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी विदाउट अ डाउट। अच्छा, एक चीज और ना यार, एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन अपवर्ड ही होगा, ए तो हो नहीं सकता था। बी में लिखा है ऑन द बुक फ्रॉम द टेबल, टेबल कहां से आ गई? टेबल का तो जिक्र तब होता जब एक्शन में टेबल होता। एक्शन के स्टेटमेंट में अर्थ ऑन बुक है तो रिएक्शन बुक ऑन अर्थ होना चाहिए, टेबल का फ्लोर का काम ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने एक्शन रिएक्शन के क्वेश्चंस को हैंडल करना था। आइए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इन्हीं से मिलते जुलते सवालात और भी करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, जैसे यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें। बहुत आसान सवाल है और जल्दी से मुझे इसका जवाब बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पर गाड़ी पर ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, दो फोर्सेस की बात हो रही है। ड्राइविंग फोर्स है 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, और 2 किलो न्यूटन को आप 2000 न्यूटन भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिव फोर्स आपको पता नहीं है, तो रेजिस्टिव फोर्स को एक काम करते हैं, एक्स कह देते हैं। और फिर कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स। यार एक बात बताओ, तुम्हें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, सब छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट ऐड करके निकालोगे या सब ट्रैक करके? जल्दी बताओ। रिजल्टेंट निकालोगे सब ट्रैक करके, क्योंकि फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी? तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 2000 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ, है ना? रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी? 2000 माइनस एक्स। अब अगर आप बुरा ना माने, मैं एफ की जगह एम ए लिख लूं। एफ की जगह क्या लिख लिया? एम ए लिख लिया। अब बताओ, मास और एक्सेलरेशन, तुम्हें दोनों चीजें बताएं। मास है 750, एक्सेलरेशन है 2, ठीक है? अब क्या होगा? 750 इंटू 2, 1500 इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा 500 के, और 500 का मतलब हो गया 0.5 किलो न्यूटन। द आंसर इज ए। आसान था मुश्किल था? 0.5 किलो न्यूटन बोलो या 500 न्यूटन बोलो, बात एक ही है। यहां पर मैंने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, दोनों फोर्सेस को माइनस करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। एफ इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। भाई अगर मैं तुमसे कहता बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकालो, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तुम दोनों फोर्सेस को क्या करते? ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते?
जाहिर है यार, दोनों फोर्सेस का तुम सब्ट्रैक्शन करते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहां पर तुमने क्या लिखा, F = 2000 - x, फिर F की जगह लिख दिया ma, मास की जगह रखा 750, ए की जगह रखा 2, तो आगे 1500 = 2000 - x, x को सब्जेक्ट बनाया, आंसर आ गया 500 न्यूटन या 0.5 किलो न्यूटन। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक थम्स अप दे दो फटाफट से। गुड। इफ्रा, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक काम करते हैं, मैं देख लेता हूं अगर मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए बगैर अगर एक आध सवाल और करा सकूं। हम्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करना। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं विच इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। पहले ऑप्शन में लिखा है द फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, इट इज। दूसरे में कह रहे हैं फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये भी रिक्वायरमेंट है। एक ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा, दूसरा रिएक्शन करेगा। तीसरे में कह रहे हैं द फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, बेटा नॉन कांटेक्ट पे भी अप्लाई होती है। वो अभी किया तो था हमने अर्थ और मून वाला सवाल। क्या अर्थ मून को, मून अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा? कर रहा है। एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो कौन सा कांटेक्ट में है भाई? तो आंसर है सी। ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है एक्शन रिएक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट में फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये रिक्वायरमेंट है। तो भाई पता ये चला कि यहां पर इन चार में से तीन चीजें आर रिक्वायर्ड फॉर द फोर्सेस टू बी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। दैट्स इट। आसान सवाल था, है ना? अच्छा जी, अब देखो करना ऐसा है यार कि मुझे जो है ना, तुम्हें और भी चीजें पढ़ानी है, लेकिन उसमें ना कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन वगैरह, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए तो वो आज की क्लास में खत्म नहीं होंगे और फिर वो दूसरी रिकॉर्डिंग में चले जाएंगे, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरा टॉपिक डिवाइड हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम कीपिंग द क्लास, ऑल्दो अभी हमारे पास टाइम बचा है, बट आई एम कीपिंग इट टिल हियर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज इट्स अ टोटली न्यू थिंग, सो आई वांट इट टू बी इन अ न्यू रिकॉर्डिंग। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा किसके बारे में? आज हमने पढ़ा डायनेमिक्स के बारे में, और आज हमने पढ़ा फोर्सेस के लॉ के बारे में। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग को हम यहीं तक रखते हैं। लेट्स क्लोज इट।